Hello everyone, I'm your educator Amit. I'll be teaching you social studies, history, geography, economics and polity. आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अभी सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में हम लोग देखने वाले कि दुनिया में जितने भी काम होते हैं या दुनिया में जो भी एक्टिविटी होती है, जो काम जिसका पैसा मिलता है या जो एक्टिविटी जिसका आपको पैसा मिलता है, ये पूरी दुनिया में तीन हिस्सों में बटी हुई है। दैट इज प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। अभी ये चैप्टर में हम लोग समझने वाले हैं कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्शरी क्या होता है। ये हम 7th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद हम ये सेक्टर्स का कंपैरिजन भी देखने वाले हैं कि जो इंडिया में जो प्राइमरी सेक्टर है वो कैसे काम कर रहा है, उसमें एम्प्लॉयमेंट कितनी है, वहां पे ग्रोथ कितना हो रहा है, लोगों को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कंट्री का जीडीपी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। ये सारे सेक्टर्स का हम एनालिसिस ये चैप्टर में करने वाले हैं। अलॉन्ग विद दैट हम ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, फिर प्राइवेट सेक्टर है। प्राइवेट सेक्टर में जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपना बिजनेस रन करते हैं। जो पब्लिक सेक्टर होता है, जो गवर्नमेंट होती है, वो खुद बिजनेसेस चलाती है। ये सारी चीजें हम ये चैप्टर में पढ़ने वाले। नाउ बिफोर प्रोसीडिंग विद द टॉपिक, इफ यू पीपल हैव एनी डाउट्स, क्वेरीज, यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, आई एम ऑन यूट्यूब एज वेल। ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। जो सेक्टर्स का ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक में जैसे मैंने बताया कि हम इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, जिससे पैसा कमाया जाता है, राइट, जहां पे मनी सर्कुलेट होता है। तो ये चैप्टर में सबसे पहले हम देखेंगे कि इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। अभी इकोनॉमी मतलब क्या होता है, एक ऐसा ज्योग्राफिकल लोकेशन जहां पे मनी, इंडस्ट्री एंड ट्रेड ये ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में सर्कुलेट किया जाता है या रन किए जाते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमी। तो यहाँ पे पैसा भी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, यहाँ पे इंडस्ट्री भी ऑर्गेनाइज की जा रही है, और जितना भी ट्रेड हो रहा है उसको ऑर्गेनाइज्ड किया जा रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमी बोलते हैं। इकोनॉमी में एक्टिविटीज होते हैं दो, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है और एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या, ऐसी एक्टिविटी या ऐसा काम जिसका हमको पैसा मिलता है। दुनिया में ऐसे भी काम होते हैं जिसके पैसे नहीं मिलते। ठीक है, तो ये ऐसा काम है इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऐसी ही एक्टिविटी को हम कंसिडर करेंगे जिसका हमको पैसा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में आपके डैड है, आपकी मॉम है। तो आपके डैड ऑफिस में काम करते हैं ऑब्वियसली। ठीक है, तो ऑफिस में जाते हैं, अपना काम करते हैं, तो मंथली उनको सैलरी मिलती है, मतलब उनको पैसा मिलता है। ऑन द अदर हैंड, अगर तुम्हारी मॉम हाउस वाइफ है, ठीक है, अगर आपकी मॉम हाउस वाइफ है, तो हाउस वाइफ जो घर में काम करती है, मॉम जो घर में काम करती है, उसका पैसा उसको नहीं मिलता, पर वो काम तो कर रही है, उसकी वजह से घर तो पूरा चल रहा है, पर उसका पैसा नहीं मिल रहा है। तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम बस वही काम को कंसीडर करेंगे जिसका पैसा मिलता है। तो इसीलिए जो डैड होते हैं, डैड उनके सैलरी से टैक्स कट होता है। गवर्नमेंट डैड को टारगेट करेगी, गवर्नमेंट मॉम को टारगेट नहीं करेगी। क्यों, उसके काम के पैसे नहीं मिलते। तो यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब ऐसी एक्टिविटी जहां पे जो एक्टिविटी करने से तुमको पैसा जनरेट हो रहा है, पैसा तुमको उसका मिल रहा है। तो ये डिफरेंस होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अभी जैसे मैंने बताया कि हम क्या क्या पढ़ने वाले, कौन से इकोनॉमिक सेक्टर्स पढ़ने वाले। पहले तो जो मेन इंपॉर्टेंट सेक्टर है, मतलब दुनिया के जो काम है, ये तीन हिस्सों में बटे हुए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ये हम इसको इन डिटेल करेंगे। उसके बाद जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, इसमें हम ऑर्गेनाइज देखेंगे और अनऑर्गेनाइज क्या होता है वो भी देखेंगे। और उसके बाद जो होता है पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ये सारी चीजें हम इन डिटेल ये चैप्टर में पढ़ने वाले। ठीक है, अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं प्राइमरी सेक्टर का। अभी ये जो प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर मतलब बेसिकली ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही होता है। एग्रीकल्चर जो भी कंट्री में होता है, एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर में बहुत सारी चीजें आती है, फिशिकल्चर आता है, फ्लावर एग्रीकल्चर आता है, फिर उसके बाद वेजिटेबल, सब चीजें एग्रीकल्चर में जो आती है। ये एग्रीकल्चर एक अम्ब्रेला टर्म है, राइट। तो यहाँ पे जब प्राइमरी सेक्टर की हम बात करते हो तो एग्रीकल्चर आ जाता है, माइनिंग आ जाता है। ये सारे काम ये प्राइमरी सेक्टर में कंसिडर किए जाएंगे। तो ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है या ये जो प्राइमरी सेक्टर है, ये सेकेंडरी सेक्टर को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, जो एग्रीकल्चर में कॉटन प्रोड्यूस होता है तो कॉटन फैक्ट्री में जाता है, मतलब सेकेंडरी सेक्टर है। फैक्ट्री में जाके फिर उसका फिनिश गुड्स बनता है, फिर वो लोग कंज्यूम करते हैं। फिर ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, ये एग्रीकल्चर सेक्टर ये बेस माना जाता है बाकी सेक्टर्स के लिए। किसी भी कंट्री का जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है ये बेस होता है। और यही एग्रीकल्चर सेक्टर फूड सिक्योरिटी का भी काम करता है, क्योंकि अगर तुम्हारे कंट्री में एग्रीकल्चर नहीं है तो तुम खाओगे क्या, तुम्हारी कंट्री में लोग क्या खाएंगे, तुम्हारी कंट्री में अगर एग्रीकल्चर ही नहीं चल रहा
तो एग्रीकल्चर जो है ये इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एक बेसिक सेक्टर माना जाता है। अगर ये सेक्टर नहीं है तो बाकी सेक्टर कोई काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है एग्रीकल्चर सेक्टर। इसमें क्या क्या आ जाएगा, एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, ये सारी चीजें प्राइमरी सेक्टर में आएंगे। राइट, प्राइमरी सेक्टर में ये सारे एक्टिविटीज आएंगे और इसको प्राइमरी सेक्टर हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, और ये जो सेक्टर ये क्या करता है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। किसको, सेकेंडरी सेक्टर को। कॉटन जो है वो एग्रीकल्चर से निकलेगा तभी वो फैक्ट्री में जाएगा, जो सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है। तो ये जो प्राइमरी सेक्टर है ये क्या करता है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है सेकेंडरी सेक्टर को। अभी सेकेंडरी सेक्टर समझते हैं। सेकेंडरी सेक्टर मतलब तुम सीधा बोल सकते हो फैक्ट्रीज। इजी, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे जितने भी फैक्ट्रीज होते हैं वो सीधा सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। मतलब एग्रीकल्चर में से अगर कॉटन बाहर आ रहा है, एग्रीकल्चर में से कॉटन प्रोड्यूस हो रहा है, तो कॉटन फैक्ट्री में जाएगा, फैक्ट्री में उसके कपड़े बनाए जाएंगे, पैंट शर्ट सब बनाया जाएगा, फिर वो कंज्यूमर को बेचा जाएगा। तो ये जो फैक्ट्री है ये नेचुरल प्रोडक्ट्स को क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है किसी एक यूजेबल प्रोडक्ट में। जैसे कि कॉटन है, कॉटन तो हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, कंज्यूम नहीं कर सकते, कॉटन को ट्रांसफॉर्म किया जाता है शर्ट और पैंट में। तो ये उसकी जो वैल्यू है फाइनल गुड्स की वो बढ़ जाती है। कॉटन की वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं होगी, पर शर्ट जो है वो मार्केट में 1000, 2000, 5000 या लैक्स में भी सेलिब्रिटीज लोग कपड़े पहनते हैं। राइट, तो इसकी वैल्यू बढ़ जाती है आफ्टर ट्रांसफॉर्मिंग द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो सेकेंडरी सेक्टर है ये रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करता है, ये प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूड करता है। मतलब पूरा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, पूरा जो फैक्ट्रीज जो बड़े बड़े होते हैं इसको हम सेकेंडरी सेक्टर में कंसीडर करेंगे। और इसमें सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का क्या मतलब होता है, मैन्युफैक्चरिंग मतलब एक ऐसी प्रोसेस जो रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म कर देती है फिनिश गुड्स में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी सेक्टर हो गया। अभी ये जो सेकेंडरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर के बाद एक दूसरा सेक्टर आता है टर्शरी सेक्टर। ये टर्शरी सेक्टर आज के जमाने में बहुत चल रहा है। इसमें पैसा भी गवर्नमेंट को बहुत मिल रहा है, जीडीपी भी इसकी वजह से ज्यादा बढ़ जा रहा है, बल्कि इसमें लोग कम काम कर रहे हैं पर ये पैसा ज्यादा जनरेट कर रहा है। तो टर्शरी सेक्टर मतलब ऐसा सेक्टर जहां पे सर्विसेज बेची जा रही है। क्या बेची जा रही है, सर्विसेज। मतलब जैसे हमने देखा कि जो सेकेंडरी सेक्टर है उसमें गुड्स बेचे जा रहे हैं, पर यहाँ पे जो टर्शरी सेक्टर है ये क्या कर रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ये कोई गुड्स में डील नहीं कर रहा है या एग्रीकल्चर जैसा कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, पर ये क्या है, बस सर्विसेज अपने दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट जो है एक सर्विस हो गया। ट्रांसपोर्ट वाला जो कैब वाला होता है आपको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे लेके जाता है, तो एक सर्विस हो गई। कैब वाला आपको कोई चीजें नहीं बेचता है, इट इज ओनली अ सर्विस। उसके बाद जो स्टोरेज फैसिलिटी होती है, कम्युनिकेशन होता है या बैंकिंग भी होता है। अगर बैंक भी कंसिडर करो तो बैंक तुम्हारा पैसा संभालता है, तुम्हारा पैसा लेके तुम्हारा पैसा संभालता है फॉर द टाइम बिंग, और तुमको जब चाहिए होता है तब देता है। तो ये एक बस सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। बैंक कोई प्रोडक्ट तुमको एज सच नहीं बेचता है। तो यहाँ पे डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, डॉक्टर भी तुमको कोई चीज नहीं बेचता है, तुम्हारी बीमारी ठीक करता है, तुमको दवाइयां देता है, दैट्स ऑल, ही इज गिविंग हिज सर्विसेज। तो यहाँ पे ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगे, टर्शरी सेक्टर में। और ये जो टर्शरी सेक्टर जो है ये आज के टाइम में सबसे ज्यादा बूम हो रहा है या बूस्ट हो रहा है। ठीक है, तो अच्छा चलने वाला जो सेक्टर है या ज्यादा जीडीपी ग्रोथ करने वाला जो सेक्टर है वो टर्शरी सेक्टर है। ये फोटो में डिफरेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अभी देखते हैं टाइप्स ऑफ गुड्स। अभी जो गुड्स होते हैं उसके भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया, इंटरमीडिएट गुड हो गया और फिर फाइनल गुड्स हो गया। अभी इसमें हम पहले देखते हैं कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मतलब ऐसे गुड्स जो एंड यूजर डायरेक्टली कंज्यूम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम अगर बात करें कॉटन की, कॉटन एग्जाम्पल लेते हैं। कॉटन जो है ये हम इसके कपड़े तो नहीं पहन सकते कॉटन के। ये कॉटन क्या होता है, ये एक रॉ मटेरियल है। कॉटन फैक्ट्री में जाएगा, फैक्ट्री में जाके इसके ऊपर प्रोसेसिंग होगा और इसका एक शर्ट बनाया जाएगा या पैंट बनाया जाएगा। और ये पैंट और शर्ट हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। हम कॉटन डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, पर शर्ट और पैंट हम यूज कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, और ये क्या हो गया, फिनिश गुड्स हो गया। FG मतलब फिनिश गुड्स। तो ये क्या हो जाता है, रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स। अभी इंटरमीडिएट गुड क्या होता है, अगर इंटरमीडिएट गुड के बारे में अगर हम समझेंगे तो इंटरमीडिएट गुड के लिए हम समझते हैं कि क्या है। अभी यहाँ पे फोटो आप लोग देख सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग का फोटो क्या है। रॉ मटेरियल यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये पेड़ है या वुड है। ये वुड से हम क्या कर रहे हैं, सीधा फर्नीचर बना रहे हैं। ठीक है, कॉटन है, ये कॉटन को भी प्रोसेस करके हम क्या बना रहे हैं, शर्ट बना रहे हैं। तो ये क्या हो गया, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स। अभी इंटरमीडिएट गुड्स मतलब क्या, कि जो प्रोडक्ट्स फाइनल गुड बनाने के लिए यूज हो रहे हैं इसको हम इंटरमीडिएट गुड बोल रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो भी फैक्ट्री में चीजें यूज होती है शर्ट बनाने के लिए,
ठीक है। तो ये अलग अलग चीजें होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट गुड बोलेंगे। तो ये डिफरेंस हो जाता है प्राइमरी, ये डिफरेंस हो जाता है फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में, ठीक है। अभी एक एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है एक बिस्किट फैक्ट्री का। तो फार्मर जो है वो क्या करता है, व्हीट जो है वो सेल करता है 8 रुपीज पर केजी में, ठीक है। जो फ्लोर मिल है वो क्या कर रहा है, ये व्हीट को ग्राइंड कर रहा है, और फ्लोर जो है, ठीक है, जो आटा है वो 10 रुपए केजी में सेल कर रहा है। और यही जो बिस्किट कंपनी है ये आटा परचेस करके उसमें शुगर, ऑयल ये यूज करके बिस्किट्स उसके बना रही है, और ये फाइनली ये जो बिस्किट्स है ये कंज्यूमर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे जो व्हीट है ये रॉ मटेरियल हो गया जो एग्रीकल्चर से आ रहा है। फिर उसके बाद ये जो शुगर ऑयल है ये इंटरमीडिएट गुड हो गया। इंटरमीडिएट गुड के बाद ये जो बिस्किट है ये फाइनल गुड हो गया। तो ये क्या है डिफरेंस, रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स का, ठीक है। अभी नेक्स्ट बात करते हैं जीडीपी की। अगर हम जीडीपी की बात करें तो वर्ल्ड में जो भी कंट्रीज है अगर उनका कंपैरिजन किया जाए कि कौन सी कंट्री बहुत अच्छा इकोनॉमी उसका चल रहा है, कौन सी कंट्री है जो बहुत पैसा कमा रहा है, तो हम जीडीपी से कंट्रीज का कंपैरिजन कर सकते हैं, राइट। तो जीडीपी का मतलब क्या होता है, इट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ, एक मिनट, जीडीपी का मतलब होता है इट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री। मतलब जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज एक साल में एक ज्योग्राफिक लोकेशन में प्रोड्यूस हो रहे हैं, कौन से गुड्स, बस फाइनल गुड्स की बात हो रही है, रॉ मटेरियल की बात नहीं हो रही है, ओनली फाइनल गुड्स दैट आर प्रोड्यूस इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर, इसको हम क्या बोलेंगे, जीडीपी। इसका जो टोटल होता है, इसकी जो वैल्यू होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। और जीडीपी जो इंडिया का जीडीपी की अगर बात करें फाइनेंशियल ईयर 24-25 तो 6.3, इंडिया का जीडीपी जो है वो ज्यादा होता है, इसलिए इंडिया को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बोला जा रहा है, क्योंकि इंडिया में यंगेस्ट जनरेशन ज्यादा है। तो यंगेस्ट जनरेशन ज्यादा होती है तो वो काम भी ज्यादा करती है, इसकी वजह से जीडीपी ज्यादा बढ़ता है, राइट। तो इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जीडीपी ज्यादा होता है। इंडिया और चाइना के कंपैरिजन मोस्टली चलता रहता है क्योंकि चाइना में भी पॉपुलेशन ज्यादा है। अभी ये जीडीपी कैलकुलेशन का काम कौन करता है इंडिया में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री है या ये सीएसओ है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये इंडिया में जीडीपी कैलकुलेट करने का काम करता है, ठीक है। तो जीडीपी कैलकुलेट सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये लोग जीडीपी कैलकुलेट करने का काम करते हैं। अभी ये जो तीनों सेक्टर हमने पढ़े, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, ये तीनों सेक्टर्स का अभी कंपैरिजन करते हैं। अभी अगर ये तीनों सेक्टर का कंपैरिजन किया जाए तो क्या कंपैरिजन के पॉइंट्स हो सकते हैं कि ये सेक्टर जो है, कौन सा सेक्टर कितना पैसा कमा रहा है, या गवर्नमेंट कितना टैक्स कोई सेक्टर से वसूल कर पा रही है, या कौन सा सेक्टर ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दे पा रहा है, कि कितना एम्प्लॉयमेंट कौन सा सेक्टर दे रहा है, कि कितने लोग ज्यादा कौन से सेक्टर में काम करते हैं। अगर आज भी देखा जाए तो प्राइमरी सेक्टर में लोग ज्यादा काम करते हैं, एग्रीकल्चर में ज्यादा काम करते हैं, टर्शरी सेक्टर में सबसे कम लोग काम करते हैं पर पैसा रेवेन्यू ज्यादा जनरेट टर्शरी सेक्टर करता है। तो ये जो डिफरेंस बिटवीन है, ये पॉइंट्स हो सकते हैं कि ये टर्शरी सेक्टर को या ये जो सेक्टर्स है इनको हम कैसे कंपेयर करें। उसके बाद पैसे का पॉइंट है, टैक्स का पॉइंट है, एम्प्लॉयमेंट का पॉइंट है। ये और एक पॉइंट हो सकता है कि टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है, मतलब एग्रीकल्चर में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, फिर इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, और जो टर्शरी सेक्टर है उसमें कितना पैसा जनरेट किया जा रहा है। तो ये सारी चीजों का कंपैरिजन हम ये तीनों सेक्टर में देखेंगे। अभी प्राइमरी सेक्टर जो है ये इकोनॉमी में ज्यादा डोमिनेट करता है, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर जो है ये एक बेसिक सेक्टर, मतलब ये सेक्टर के बिना ये बाकी के सेक्टर अधूरे है या काम नहीं कर सकते। जैसे कि ये जो प्राइमरी सेक्टर है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, ये इंपॉर्टेंट है। लोग खाना नहीं खाएंगे तो फिर इकोनॉमी चलेगी कैसे? रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से सेकेंडरी सेक्टर में नहीं आएगा तो फिर इंडस्ट्री चलेगी कैसे? रॉ मटेरियल तो इंडस्ट्रीज को चाहिए, बिना रॉ मटेरियल के तो कोई काम का नहीं है सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। तो ये जो प्राइमरी सेक्टर है ये डोमिनेट करता है इकोनॉमी में। अगर सेकेंडरी सेक्टर की बात करेंगे तो सेकेंडरी सेक्टर में इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा है, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर डेवलप होता जाता है तो लोग जो होते हैं वो प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर में धीरे धीरे शिफ्ट होते हैं, और इकोनॉमिक शिफ्ट इंडस्ट्रीज पे ज्यादा देखा जाता है। फॉर एग्जांपल चाइना, अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग बेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एग्रीकल्चर तो है ही उनके पास, पर मैन्युफैक्चरिंग बेस भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पूरे दुनिया को एक्सपोर्ट करते चीजें वो, ठीक है। और टर्शरी सेक्टर अगर देखेंगे तो टर्शरी सेक्टर का धीरे धीरे इंपॉर्टेंस बढ़ते जा रहा है। जैसे प्राइमरी सेकेंडरी बढ़ रहे हैं तो उससे ही टर्शरी सेक्टर और ज्यादा बूस्ट होता है, और आज के जमाने में या आज के टाइम पे ये टर्शरी सेक्टर जो है ये गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है।
अभी एक एक सेक्टर जो है उसको हम देखते हैं कि इवोल्यूशन कोई भी सेक्टर का कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला 1947 में, राइट। 1947 में जब इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद इकोनॉमी चलाना शुरू किया तो उन्होंने प्राइमरी सेक्टर पे ज्यादा फोकस करना चालू कर दिया, क्योंकि किसी भी देश को चलाना है तो पहले फूड सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तुम्हारे देश के लोगों को खाना खाने के लिए अगर कुछ नहीं है तो फिर देश चलेगा कैसे। तो कोई भी कंट्री जब इंडिपेंडेंट हो जाती है या अपनी नई शुरुआत करती है, हर कंट्री एग्रीकल्चर पे ज्यादा फोकस करती है, जो प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है, राइट। तो एग्रीकल्चर सेक्टर पे जब काम करेंगे तो कोई भी कंट्री एग्रीकल्चर सेक्टर पे काम करेगा। इन द सेम वे इंडिया ने भी एग्रीकल्चर पे बहुत काम किया। हम लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन चलाया। ग्रीन रेवोल्यूशन में हम लोगों को पता है कि हमने कैसे फार्मिंग मेथड्स को चेंज किया। हमने हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स को यूज करना चालू कर दिया। हमने मशीन्स इंट्रोड्यूस कर दिए, किसमें, एग्रीकल्चर में। इंडियन फार्मर्स बहुत गरीब हुआ करते थे, उनके पास मशीन्स वगैरह नहीं थी। हमने इरिगेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया। इरिगेशन से हमने पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स यूज करना चालू कर दिया। अभी ये सारी चीजें यूज करने के बाद आज तुम देख सकते हो कि इंडिया जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में टॉप 3 टॉप 5 में होता ही है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड ऑफ व्हीट एंड राइस। ये सारी चीजें इट इज रिजल्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ओनली। तो ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, ये ग्रीन रेवोल्यूशन हमने चलाया, इसके वजह से इंडिया जो है आज फूड सिक्योर कंट्री। हमको फूड सिक्योरिटी की ज्यादा चिंता नहीं करनी पड़ती, ठीक है। तो यहाँ पे जो देखा जा रहा है कि जो लोग हैं प्राइमरी सेक्टर से धीरे धीरे अभी शिफ्ट हो रहे हैं सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में जो है उतना इनकम वो जनरेट नहीं कर पा रहे जितना फैमिली सस्टेन करने के लिए चाहिए। उसके बाद जो बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। जो मार्केटिंग है, जो सेलिंग एक्टिविटी है, ये सेलिंग एक्टिविटी पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है कि कैसे गुड्स बेचना है, राइट। उसके बाद जो एम्प्लॉयमेंट है, ये सेक्टर आज भी सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। किसी को कोई भी स्किल नहीं आता, वो अपना एग्रीकल्चर खेती पे ही काम करता है। दैट इज मोर कंफर्टेबल। अगर कोई तुम्हारे गांव में अगर तुम्हारी खेती है, कोई काम नहीं मिलता है शहर में, सिटी में अगर काम नहीं मिल रहा, तुम अपने गाँव चले जाते हो, खेती करते हो। लॉकडाउन में भी बहुत सारे लोगों ने वही किया था, उनके काम चले गए थे, वो अपने घर पे जाके जितनी भी उनकी जमीन है उसके ऊपर वो क्या कर रहे थे, खेती कर रहे थे। तो एग्रीकल्चर जो है ये क्या हो जाता है, एक लास्ट रिसोर्ट हो जाता है, लास्ट ऑप्शन हो जाता है। लोगों को कोई काम नहीं मिला, उनके पास अगर स्किल भी नहीं है तो एग्रीकल्चर करना ही पसंद करते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे लोग शिफ्ट तो हो रहे हैं एग्रीकल्चर से, पर बहुत सारे लोग वापस एग्रीकल्चर में ही फंसे हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, प्राइमरी सेक्टर। अभी प्राइमरी सेक्टर के बाद हम देखते हैं सेकेंडरी सेक्टर। अभी सेकेंडरी सेक्टर का क्या एनालिसिस हो सकता है। सेकेंडरी सेक्टर मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मतलब जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है तो लोगों को बहुत सारे जॉब्स मिलते हैं, तो लोगों को जॉब्स मिलते हैं तो लोग अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाते हैं। और जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ते बढ़ते जाता है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ते बढ़ते जाता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतना अच्छा, उतना बेहतरीन होता चला जाता है, क्योंकि फैक्ट्रीज अच्छे अच्छे चीजें बनाते हैं। आज आप लोग देख लो कितने सारे ब्रांड्स है। अगर कपड़ों की ब्रांड देखे तो ज़ारा है, ठीक है। फिर अलग अलग स्पोर्ट्स के भी बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, नाइकी हो गया। तो ये सारे जो ब्रांड्स होते हैं, लोग क्या करते हैं, वो अपने पास पैसे आने के बाद, सेविंग उनकी बढ़ने के बाद अपना स्टैंड ऑफ लिविंग बढ़ाते हैं। कल तक अगर वो 2000 की शर्ट पहन रहे तो आज 4000 की शर्ट पहनेंगे। बात समझ में आ रही। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग होता है ये किसी भी इकोनॉमी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और नए नए जो मैन्युफैक्चरिंग के जब मेथड्स आ रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे इन्वेंशन होते जा रहे हैं, नए नए इंडस्ट्रीज के नए नए मशीन्स आते जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग बहुत ईजी हो गया। और जो अमाउंट ऑफ गुड्स तुम प्रोड्यूस कर पा रहे हो, कम समय में ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हो, मास प्रोडक्शन किया जा सकता है। पीपल हु वर्कड ऑन फार्म नाउ बिगन टू वर्क इन फैक्ट्री। जो लोग फार्मिंग में काम करते थे वही अभी वर्कर का काम करते। कहां पे, फैक्ट्री में। फैक्ट्री में वर्कर का काम मिल जाता है तो उनको सैलरी मिल जाती है। तो एग्रीकल्चर में थोड़ा सीजनल काम होता है, तो एग्रीकल्चर में जब काम नहीं होता तो फैक्ट्री में काम कर रहे लोग, ठीक है। पीपल बिगेन टू यूज फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट्स बिकॉज ऑफ दे आर चीप। अभी फैक्ट्री में जो चीजें बनती है, जब मास प्रोडक्शन होता है, ज्यादा चीजें बनाई जाती है, तो फिर उसका कॉस्ट कम हो जाता है, तो सस्ते चीजें मिलती है जो फैक्ट्रीज में बनती है। और फैक्ट्रीज जो है ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी काम करती है। प्रोडक्शन तो हो ही रहा है, प्रोडक्शन का कोई इशू नहीं, प्रोडक्शन किया जा रहा है मास प्रोडक्शन, पर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है, क्योंकि फैक्ट्रीज में सुपरवाइजर लगेगा, वर्कर लगेंगे, वॉचमैन लगेगा, तो ये सारे लोगों को काम मिलेगा। किसमें, सेकेंडरी सेक्टर में। अभी धीरे धीरे जो सेकेंडरी सेक्टर है ये भी डोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है। और जैसे आप लोग देख सकते हो आज जो चाइना का एग्जांपल है, चाइना बस ये सेकेंडरी सेक्टर पे पूरे वर्ल्ड पे कंट्रीज पे इन्फ्लुएंस कर रहा है। क्यों, क्योंकि उसका मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। चाइना बहुत चीप या सस्ते चीजें बेच सकता है क्योंकि उसका मास प्रोडक्शन ज्यादा है, बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस करता है, पूरे वर्ल्ड के साथ वो ट्रेड करता है, अपनी चीजें वर्ल्ड में वो बेचता है। तो ये सेकेंडरी सेक्टर का इन्फ्लुएंस हो जाता है। नेक्स्ट है टर्शरी सेक्टर। अगर हम टर्शरी सेक्टर की बात करेंगे तो यहाँ पे सर्विसेज दिए जा रहे हैं। हमने पहले ही डिस्कस किया
कि जो सर्विसेज है वो दिए जाते हैं टर्शियरी सेक्टर में, जैसे कि डॉक्टर है, लॉयर है, टीचर है, वो कोई आपको गुड्स नहीं बेचते, वो अपने सर्विसेज आपको देते हैं। तो जो ये टर्शियरी सेक्टर, ये इमर्जिंग सेक्टर है, मतलब ये अभी बहुत बूस्ट होने वाला है, बहुत इसमें भी स्कोप है आगे बढ़ने का। तो ये जो टर्शियरी सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत ज्यादा है, पर एम्प्लॉयमेंट भी किसको मिल रहा है? जो स्किल्ड है, जो लोग स्किल्ड है, जिनके पास अच्छा टैलेंट है, जिनको कोई चीजें आती है। फॉर एग्जांपल डॉक्टर है, उसने वो पढ़ाई की है डॉक्टरी की, लॉयर है, लॉयर की भी उसने पढ़ाई की है, वो स्किल है उसके पास, तभी वो टर्शियरी सेक्टर में सर्वाइव कर पा रहा है। पर ऐसे लोग जैसे कि शॉपकीपर्स हो गए, या जो अपना काम कर रहे, कोई सर्विसेज छोटे मोटे प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको यहाँ पे ज्यादा स्कोप नहीं देखा जा रहा है। तो ये क्या हो जाता है? टर्शियरी सेक्टर। अभी अगर टर्शियरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस देखे कि धीरे धीरे टर्शियरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ते जा रहा है, धीरे धीरे जैसे प्राइमरी सेक्टर डोमिनेंट हो गया, सेकेंडरी सेक्टर डोमिनेंट हो गया, टर्शियरी सेक्टर कैसे डोमिनेंट होते जा रहा है, उसके रीजंस क्या है? ठीक है, तो उसका रीजन पहला तो है डिमांड फॉर द बेसिक सर्विसेज। जैसे सोसाइटी बढ़ते जा रही है, सोसाइटी डेवलप होते जा रही है, लोगों के हाथों में पैसा आ रहा है, तो लोग अच्छी फैसिलिटीज डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, तो लोग क्या कर रहे हैं कि उनको अच्छा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चाहिए, गवर्नमेंट के स्कूल्स नहीं चाहिए, उनको अच्छे हॉस्पिटल्स चाहिए, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स जहाँ पे ज्यादा खर्चा किया जा सकता है, जहाँ पे फैसिलिटीज अच्छी मिलती है। उसके बाद उनको सिक्योरिटी चाहिए, उनको अच्छा ट्रांसपोर्ट चाहिए। गवर्नमेंट के जो बस के सर्विसेज होते हैं उसमें क्लीनलीनेस नहीं होता, या लोग ज्यादा होते हैं, भीड़ ज्यादा होती है, तो वो फर्स्ट क्लास में जाना पसंद करते हैं। उसके बाद पुलिस स्टेशन होने चाहिए, सिक्योरिटी और कोर्ट्स भी होने चाहिए। तो जैसे लोगों के पास पैसा आ रहा है, जैसे सोसाइटी डेवलप होते जा रही है, तो सोसाइटी में लोग जो है उनकी डिमांड बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं। तो जैसे डिमांड बढ़ते जा रही है, उसके वजह से अपना टर्शियरी सेक्टर डेवलप होते जा रहा है, क्योंकि टर्शियरी सेक्टर ही ये चीजें प्रोवाइड करेगा, सर्विसेज प्रोवाइड करना है। ठीक है, लोगों को पहले जो टाइम था, पेशेंस लेवल था, वो बहुत ज्यादा था। आज लोगों को 2 मिनट में मैगी बनाना है, लोगों को 2 मिनट में जोमेटो चाहिए, 2 मिनट में घर पे डिलीवरी खाना होना चाहिए। तो जो टाइम जो है पेशेंस लेवल का, या जो ट्रांजिशनिंग टाइम है, वो कम होते जा रहा है। लोगों को इमीडिएटली बहुत चीजें चाहिए, इसीलिए ये टर्शियरी सेक्टर जो है वो क्या हो रहा है? डेवलप होता जा रहा है। उसके बाद अगर दूसरा एग्जांपल देखेंगे कि टर्शियरी सेक्टर डेवलप क्यों हो रहा है, इट इज डेवलपिंग बिकॉज ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। जितना प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर डेवलप होगा, जितना सेकेंडरी सेक्टर मतलब इंडस्ट्री डेवलप होंगे, अल्टीमेटली टर्शियरी सेक्टर डेवलप होगा। क्योंकि एग्रीकल्चर में ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, एग्रीकल्चर में जो भी क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं उसको तो मार्केट में बेचना पड़ेगा, तो ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। जो मशीन्स वगैरह जो भी यूज होंगे, ये मशीन सेकेंडरी इंडस्ट्री की भी बात करेंगे, तो इंडस्ट्री को भी बैंकिंग की जरूरत पड़ेगी, एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये सेकेंडरी सेक्टर भी किसके पास आएगा? टर्शियरी सेक्टर के पास आएगा। तो अल्टीमेटली ये दोनों सेक्टर अगर ग्रो होंगे तो टर्शियरी सेक्टर ग्रो होगा। अभी नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और एक रीजन क्या है टर्शियरी सेक्टर डेवलप होने का, कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ते जा रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उसकी वजह से जो सर्विसेज प्रोवाइड करना है वो इजी हो गया। फॉर एग्जांपल आज मैं ऑनलाइन टीचिंग कर रहा हूं मैं आपको, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। जो डॉक्टर्स है वो ऑनलाइन लोग पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करते हैं या दवाई वगैरह देते हैं, ये भी किसकी वजह से पॉसिबल हो रहा है? टेक्नोलॉजी की वजह से। मतलब आज जो उबर है, या जो ट्रांसपोर्ट के भी बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म है, ओला है, उबर है, ये सारी चीजें भी टेक्नोलॉजी की वजह से चल रही है। तो टेक्नोलॉजी जैसे डेवलप होती जा रही है, उसकी वजह से भी ये जो टर्शियरी सेक्टर है उसको बूस्ट मिल रहा है। ठीक है, अभी नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो टर्शियरी सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, टर्शियरी सेक्टर में सारे सर्विसेज को डिमांड है या कुछ ही सर्विसेज में डिमांड है? टर्शियरी सेक्टर में सब चीजें ग्रो नहीं हो रही है, ऐसे ही सेक्टर्स को डेवलपमेंट मिल रहा है टर्शियरी सेक्टर में, ऐसे ही जॉब्स में ग्रोथ है जो स्किल्ड है और जो एजुकेटेड है। मतलब अगर आप आईटी की बात करेंगे तो आईटी में ज्यादा डिमांड है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है, जो आदमी के पास स्किल होता है, उसके पास एजुकेशन है, वही टर्शियरी सेक्टर में क्या कर रहा है? बूस्ट कर रहा है। ऑन द अदर हैंड जब हम शॉपकीपर, ट्रांसपोर्ट पर्सन की हम बात करते हैं, तो ये जो लोग हैं इनकी डिमांड नहीं बढ़ रही है। ठीक है, ये भी टर्शियरी सेक्टर में ही काम कर रहे हैं, पर कोई भी ड्राइवर के पास इतनी ज्यादा डिमांड नहीं है जितना आईटी पर्सनल के पास होती है। ठीक है, या उसको उतना पे मिलता है। अभी अगर हम एम्प्लॉयमेंट शिफ्ट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट शिफ्ट मतलब लोग जो है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में शिफ्ट हो रहे हैं। जैसे कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, तो लोग प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी में शिफ्ट हो रहे हैं, सेकेंडरी से कुछ लोग टर्शियरी में शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये एम्प्लॉयमेंट जो शिफ्टिंग है, लोग जॉब की सर्च के लिए अपना सीधा सेक्टर बदल रहे हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं कि व्हाई डिड द सिमिलर शिफ्ट आउट ऑफ प्राइमरी सेक्टर हैपन इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब जो लोग हैं, थोड़े बहुत लोग प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर में शिफ्ट तो हो गए, पर बहुत सारे लोग शिफ्ट क्यों नहीं हो पा रहे? आज भी प्राइमरी सेक्टर में लोग ज्यादा काम करते हैं। एग्रीकल्चर मैंने बताया कि एग्रीकल्चर जो है ये इसमें
ज्यादा लोग एम्प्लॉयड है, भले एग्रीकल्चर जीडीपी को ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता या प्राइमरी सेक्टर जो है वो ज्यादा पैसे नहीं कमाता, पर फिर भी यहाँ पे लोग ज्यादा एम्प्लॉयड है। तो इसका क्या रीजन हो सकता है? बेसिकली अगर प्राइमरी सेक्टर डोमिनेंस की हम बात करेंगे तो ये कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी को ओनली 1/6, ठीक है। इट दे एम्प्लॉय लेस देन हाफ ऑफ द पीपल। अगर सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की हम बात करेंगे तो 50% से भी ज्यादा कम लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर करता है, और बाकी के सारे लोग किसमें हैं? एग्रीकल्चर में। अभी उसकी क्या रीजन हो सकता है? पहला रीजन जो है एग्रीकल्चर ओवर स्टाफिंग, मतलब पूरा फैमिली, पूरा खानदान एग्रीकल्चर का ही काम कर रहा है, पूरा फैमिली बेस्ड काम एग्रीकल्चर चल रहा है। मतलब घर में जितने भी लोग हैं 10 के 10 लोग, सब लोग एग्रीकल्चर ही कर रहे हैं। भले वो एग्रीकल्चर जमीन पे 5 लोग कंफर्टेबली काम कर सकते थे, पर जबरदस्ती 10 के 10 लोग एग्रीकल्चर पे ही काम कर रहे हैं। मतलब दे आर अंडर यूटिलाइज्ड। एक आदमी अगर 100 केजी उठा सकता है, पर वो जबरदस्ती एक ही जगह पे काम करके वो कम केजी वजन उठा रहा है। तो यहाँ पे ओवर स्टाफिंग एग्रीकल्चर में देखा जा रहा है। मतलब एग्रीकल्चर में से बहुत सारे लोगों को निकाल भी दे तो इंडिया का एग्रीकल्चर खराब नहीं होगा या काम खराब नहीं होगा, वो दूसरे सेक्टर्स में काम कर सकते थे, उसमें रेवेन्यू जनरेट कर सकते थे, पर यहाँ पे ओवर स्टाफिंग किया जा रहा है। और एक रीजन है कि सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में इतने जॉब्स नहीं जनरेट हो रहे, जिससे कि एग्रीकल्चर में लोग दूसरे सेक्टर में जा पाए, क्योंकि टर्शरी सेक्टर में आपके पास स्किल होनी चाहिए, सेकेंडरी सेक्टर में भी थोड़ी बहुत स्किल होनी चाहिए। जो आदमी एग्रीकल्चर में काम करता है उसके पास एग्रीकल्चर छोड़ के ज्यादा स्किल्स नहीं होते, तो इसलिए उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज उतनी नहीं मिलती। उसके बाद यहाँ पे जो लोग हैं ये मूव अ फ्यू पीपल आउट, प्रोडक्शन विल नॉट बी अफेक्टेड। मतलब एग्रीकल्चर में से अगर कुछ लोगों को बाहर निकाल दो तो भी एग्रीकल्चर अफेक्ट नहीं होगा। एग्रीकल्चर सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयड, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में जितने भी लोग काम कर रहे हैं दे आर अंडर एम्प्लॉयड। मतलब दिख रहा है काम कर रहे हैं, पर उनकी कैपेसिटी जितना काम वो नहीं कर रहे, ठीक है। वो कहीं और जाके और अच्छा काम कर सकते हैं। अभी यहाँ पे एक लक्ष्मी की स्टोरी दी हुई है अंडर एम्प्लॉयमेंट समझने के लिए। लक्ष्मी जो है अपना एग्रीकल्चर का काम करती है, फार्मिंग करती है बेसिकली। तो लक्ष्मी जो है उसमें उसके घर में जितने भी लोग हैं, ठीक है, 5 मेंबर्स है उसके घर में, उसका 2 हेक्टेयर का जमीन है, और पूरे 5 के 5 लोग ये एग्रीकल्चर का काम करते हैं, ठीक है। क्योंकि एग्रीकल्चर का काम 5 के 5 लोग करते हैं, बाहर वो नहीं जा रहे, उनके पास कोई दूसरा स्किल नहीं है जो बाहर जाके वो कोई दूसरा जॉब कर पाए। पर यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि यहाँ पे घर में सब काम करते हुए दिख रहे हैं, पर दे आर अंडर यूटिलाइज्ड। मतलब ये 2 हेक्टेयर लैंड पे आराम से 2 लोग एग्रीकल्चर कर सकते हैं, पर जबरदस्ती कितने लोग काम कर रहे हैं? 5 लोग काम कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाता है? यहाँ पे ओवर स्टाफिंग का कंसेप्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अभी फैमिली के मेंबर्स है, वो अपनी खेती पे काम कर रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे, क्योंकि उनके कुछ रीजंस हो सकते हैं कि बाहर जॉब नहीं मिल रहा है या बाहर जाना ही नहीं है, घर छोड़ के बाहर नहीं जाना है, ठीक है। ईच वन इज डूइंग सम वर्क बट नो वन इज फुल्ली एम्प्लॉयड। मतलब घर में जितने भी लोग हैं 5 के 5 लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, पर वो फुल्ली एम्प्लॉयड नहीं है, फुल अपने पोटेंशियल जितना काम नहीं कर पा रहे। पीपल आर अपरेंटली वर्किंग बट ऑल ऑफ देम आर मेड टू वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल। मतलब उनका जितना पोटेंशियल है उसके कम काम वो कर रहे हैं। और ये जो अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट हिडन है। हिडन मतलब क्या? काम आदमी करते हुए दिख रहा है कि मैं एग्रीकल्चर कर रहा हूं, पर एक्चुअली वो अपने स्टैमिना उसका जितना है, उतना जिसका आउटपुट है, उसका जितना पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल जितना काम वो नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? अंडर एम्प्लॉयमेंट। और यही अंडर एम्प्लॉयमेंट को हम डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे लक्ष्मी जैसे लैक्स ऑफ फार्मर्स आर देयर इन इंडिया जो अपना टाइम वेस्ट एग्रीकल्चर पे कर रहे हैं। एग्रीकल्चर से निकल के बाहर दूसरी जगह पे वो काम कर सकते थे कंफर्टेबली, पर जबरदस्ती वो एग्रीकल्चर का ही काम कर रहे हैं। दिस मीन्स इवन इफ यू रिमूव अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर एंड प्रोवाइड देम विद प्रॉपर वर्क, एग्रीकल्चर विल नॉट सफर। मतलब हमने अगर एग्रीकल्चर में से या प्राइमरी सेक्टर में से इंडिया के बहुत सारे जितने भी लोग काम कर रहे हैं फार्मर्स, उनको अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में से बाहर निकाला या दूसरे जॉब्स दे दिए तो भी एग्रीकल्चर अपना सफर नहीं करेगा या प्रोडक्शन उतना ही रहेगा। उसके बाद इनकम ऑफ द पीपल हु टेक अप वर्क वुड आल्सो इंक्रीज। अगर वो एग्रीकल्चर को छोड़ के दूसरा काम कर रहे हैं तो उनका पैसा भी बढ़ेगा, घर का इनकम भी बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर लक्ष्मी की बात करें तो लक्ष्मी के घर में 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, 2 लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर से अलग पैसा आएगा। अगर 3 लोग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो ये तीनों लोगों से पैसा और बढ़ेगा, तो जो फैमिली का जो इनकम है ना, वो फैमिली का इनकम बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या बोला जा रहा है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो छोड़ के अगर बाहर लोग गए तो भी वो अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, और रेवेन्यू जनरेट करने से जीडीपी ही बढ़ेगा, ठीक है। गवर्नमेंट को टैक्सेस वगैरह मिलेंगे। अंडर एम्प्लॉयमेंट इन द अर्बन एरियाज। अभी अर्बन एरियाज की बात करते हैं, मतलब सिटी लेवल की बात करते हैं। अभी सिटी लेवल में क्या हो रहा है? लोगों के पास काम तो है, पर उनको सैलरी इनएडिक्वेट है, मतलब कम सैलरी मिल रही है, उनकी प्रोडक्टिविटी कम है, और डिफिकल्ट वर्किंग कंडीशन है, काम करने के जो कंडीशन है वो अच्छे नहीं है उनके पास।
उसके पास उनके पास कोई बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं कि ये मैं एग्जिस्टिंग काम छोड़ू और दूसरे काम पे शिफ्ट करूं, ठीक है। बेटर अपॉर्चुनिटीज मार्केट में नहीं मिलती तो जबरदस्ती वही काम उनको बार बार करना पड़ रहा है, कम पैसे वाले। तो इसमें कौन से लोग हैं, पेंटर्स है, प्लम्बर्स है, रिपेयर पर्सन है और ऐसे अलग अलग ऑड जॉब्स है। तो ये जो लोग हैं वो सफर कर रहे कौन से एरिया में, अर्बन एरिया में। दिस वर्कर्स डिस्पाइट बीइंग टेक्निकली एम्प्लॉयड आर नॉट एबल टू फुली यूटिलाइज देयर पोटेंशियल। मतलब ये जो लोग हैं ये टेक्निकली क्वालिफाइड भी, इनके पास स्किल भी है, पर फिर भी अपना पूरा पोटेंशियल वो यूज नहीं कर पा रहे और अपना पैसा वो जनरेट नहीं कर पा रहे सिटी लेवल पे। अभी दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट है जो कि है सीजनल। अभी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या, ये एग्रीकल्चर में ज्यादा होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। एग्रीकल्चर में कैसे ज्यादा होता है, सीजनल एग्रीकल्चर का जो काम होता है बेसिकली वो पूरा साल भर नहीं करना पड़ता, बीच में इंटरवल्स होते हैं उसके। फॉर एग्जांपल अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हो तो पहले जो जमीन होती है उसको ट्रैक्टर से ये करना पड़ता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसके बाद सोइंग जो होता है मतलब बीज डालना पड़ता है। बीज डालने के बाद फिर वापस वो ग्रो होने के लिए बस पानी देना पड़ता है। ग्रो होने के बाद फिर काटने के लिए लेबर्स को बुलाया जाता है। तो बीज के टाइम में जब एग्रीकल्चर लेबर्स को काम नहीं है, क्योंकि इंटरवल्स में काम है, तो जब काम नहीं है तो उनको क्या करना पड़ेगा, दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। इन द सेम वे हम अगर हम शुगर फैक्ट्री की भी बात करें तो शुगर फैक्ट्री में पूरा साल भर शुगर फैक्ट्री नहीं चलती। शुगर फैक्ट्री बस जो 3 to 4 मंथ जब शुगर केन कट के फैक्ट्री में आता है उतने टाइम तक शुगर केन की फैक्ट्रीज चलती है और वो पूरा साल भर का प्रोडक्शन उसमें कर लेती है। तो फिर जो वर्कर्स है उनको 4-5 महीने एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, बाकी टाइम पे वो अनएम्प्लॉयड रहेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब सीजन के हिसाब से ही उनको काम मिलता है। उसके बाद अभी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की स्ट्रेटेजीज क्या हो सकते हैं कि आप अगर गवर्नमेंट हो, आपको अगर इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या लोगों को ज्यादा जॉब्स क्रिएट करने लोगों के लिए, तो आप क्या क्या स्टेप्स ले सकते हो। पहला तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर सकती है एग्रीकल्चर में, कंस्ट्रक्शन में। रोड कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है, ब्रिजेस बनाए जा सकते हैं, अच्छे इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज बनाई जा सकती है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का काम गवर्नमेंट कर सकती है। फाइनेंशियल सपोर्ट भी गवर्नमेंट दे सकती है। जो बिजनेसमैन है उनको लोन दिया जा सकता है, जो फार्मर्स है उनको भी लोन दिया जा सकता है। एक फाइनेंशियल सपोर्ट जब गवर्नमेंट देगी तो अपने आप लोगों के जो जॉब क्रिएशन है वो होते रहेंगे। क्योंकि कोई भी अगर बिजनेस को अगर पैसा दिया तो बिजनेसमैन जब काम करेगा वो अपनी फैक्ट्री चलाएगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट ही जनरेट होगा, राइट। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में से भी एम्प्लॉयमेंट मिलता है। जो वर्कर्स होते हैं वही तो रोड बनाएंगे, वही ब्रिज बनाएंगे। तो कंस्ट्रक्शन के काम में भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का भी करो तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। गवर्नमेंट रूरल इंडस्ट्री प्रमोशन ज्यादा कर सकती है। रूरल इंडस्ट्री मतलब क्या, जो छोटे स्मॉल यूनिट्स जो होते हैं, फैक्ट्रीज जो छोटे मोटे फैक्ट्रीज होती है उसमें ज्यादा लोग एम्प्लॉयड होते हैं, टेक्नोलॉजी कम यूज होती है, लोगों को एम्प्लॉय ज्यादा किया जाता है। तो ऐसे जो छोटे मोटे बिजनेस है या रूरल इंडस्ट्री है उसको बूस्ट दिया जा सकता है, या ऐसे और इंडस्ट्रीज बनाए जा सकते हैं जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। और नेक्स्ट क्या दिया है, स्टोरेज फैसिलिटी। जो स्टोरेज फैसिलिटीज है, स्टोरेज फैसिलिटीज में क्या होता है कि जो एग्रीकल्चर के जो क्रॉप्स ग्रो होते हैं या जो प्रोड्यूस उनका होता है वो फॉर द टाइमिंग स्टोरेज में रखा जा सकता है, और जब उनको अच्छा रेट मिले तब वो मार्केट में बेच सकते हैं। तो ये स्टोरेज फैसिलिटी है, ये स्टोरेज फैसिलिटीज भी अच्छे जॉब्स क्रिएट कर सकती है, राइट। तो स्टोरेज फैसिलिटी में कोल्ड स्टोरेज भी होता है, राइट। कोल्ड स्टोरेज मतलब जैसे आइसक्रीम वगैरह होते हैं ये कोल्ड स्टोरेज में रखे जाते हैं, ठीक है। आइसक्रीम वगैरह जो होता है कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। अभी अगर एजुकेशन की बात करें, अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी करना है ना तो लोग एजुकेटेड होने चाहिए। अगर एजुकेटेड नहीं तो फिर कौन सा जॉब मिलेगा आपको। तो अगर एज ग्रुप की बात करें 5 to 29, 60% ऑफ द इंडिया पॉपुलेशन है एज ग्रुप में। कौन से एज ग्रुप में, 5 to 29 के। और 5 to 29 में बस 51% ऐसे लोग हैं जो एजुकेशन ले रहे हैं या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं, और 49% ऐसे लोग हैं जो कोई भी तरह का एजुकेशन नहीं ले रहे। तो अगर एजुकेशन नहीं लेंगे तो उनका अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएगी, उनको स्किल्स उतना नहीं मिलेगा, या उतना जॉब्स क्रिएशन भी हुआ तो इनको जॉब्स नहीं मिलेंगे क्योंकि इनके पास एजुकेशन नहीं है, ठीक है। तो नीति आयोग ने क्या बोला है कि अगर आपको स्कूल्स बढ़ाना है, स्कूल्स बनाने पड़ेंगे, एजुकेशन बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी एजुकेशन नहीं ले पा रहे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, या सर्विस उनके पास अवेलेबल नहीं है। तो ज्यादा बिल्डिंग्स बनानी पड़ेंगी स्कूल्स की, ज्यादा टीचर्स को हायर करना पड़ेगा और अदर स्टाफ को भी हायर करना पड़ेगा। तो नीति आयोग ने भी क्या बोला है कि 20 लाख मोर जॉब्स कैन बी क्रिएटेड अलोन इन द एजुकेशन सेक्टर। मतलब बस एजुकेशन सेक्टर में 20 लाख जॉब्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नीति आयोग मतलब ये इंडिया का थिंक टैंक है जो इंडिया के लिए रिसर्च डेवलपमेंट का काम करता है, राइट। इंडिया के लिए नई नई चीजें इंट्रोड्यूस करने का काम करता है। अभी रीजनल एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, रीजनल एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल की अगर हम बात करेंगे तो टूरिज्म पे ज्यादा फोकस किया जाए। टूरिज्म जो है ये एक बेस्ट बिजनेस है,
कोई भी इकोनॉमी को तुमको चलाना है, टूरिज्म बेस्ट बिजनेस है। मतलब बाहर की कंट्री के लोग तुम्हारे कंट्री में आते हैं तुमको देखने के लिए और तुम्हारे ऊपर पैसा खर्चा करते हैं। मतलब आप जब जू जाते हो राइट, जू में एनिमल्स देखते हो, तो एनिमल्स देखने के लिए तुम पैसा खर्चा करते हो, बस देखना है एनिमल्स को। तो साइट सीइंग के लिए तुम पैसा खर्चा कर रहे हो, ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। एक बंदर वहां रख दिया जू में, फिर उसके बाद टाइगर वगैरह रख दी, तो लोग खुद आते हैं आपको देखने के लिए। इन द सेम वे टूरिज्म का भी काम है, आपका कल्चर देखने के लिए, आपकी सिटी देखने के लिए अब्रॉड से लोग आते हैं और आपके एरिया में, आपकी सिटी में वो खर्चा करते हैं। खाने पीने पे खर्चा होगा, होटल पे खर्चा होगा, राइट, कुछ चीजें वो खरीदेंगे, तो वो बूस्ट एज सच मिल जाता है किसमें, टूरिज्म में, ठीक है। और जो रीजनल है, ये आईटी में भी बहुत ज्यादा, इंडस्ट्री में और ज्यादा सर्विसेज या जॉब्स जनरेट किए जा सकते हैं। टूरिज्म में सबसे ज्यादा जॉब जनरेट किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आगरा की बात करेंगे, आगरा में कुछ खास है नहीं ताजमहल छोड़ के। आगरा में बस ताजमहल है, पूरा आगरा वो ताजमहल के हिसाब से चलता है। ताजमहल देखने के लिए जो लोग आते हैं उसके लिए पूरा आगरा को एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मिलता है और पैसा मिलता है। तो आगरा में अलग अलग चीजें बनाई जाती है, आगरा में खाने का भी बिजनेस है क्योंकि लोग आते हैं, आगरा में रहते हैं, ताजमहल देखने के लिए आए हैं। तो टूरिज्म की पावर आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो, पूरा सिटी बस एक ताजमहल चला रहा है। ये बात समझ में आई सबको? ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर एम्प्लॉयमेंट। अभी गवर्नमेंट क्या तकलीफ उठा रहा है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए? गवर्नमेंट को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं क्योंकि लोगों को भी संभालना है, उनको वोट भी मिलेगा नहीं, लोगों को अगर जॉब्स नहीं देंगे तो वोट कहां से आएगा, तो लोगों को जॉब्स देना जरूरी है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए कुछ लॉज बना रही है, जैसे कि राइट टू वर्क। राइट टू वर्क में गवर्नमेंट मेक श्योर करती है कि इंडिया में जितने भी लोग हैं उनको कंपलसरी काम मिले, राइट। तो उसमें हमने ये एमजी नरेगा भी देखा था। ये जो पॉलिसी है एमजी नरेगा, जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, गारंटीड 100 डेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। मतलब एक साल में 100 डेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का काम किसका रहेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रहेगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, अगर ये 100 डेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रही है तो उसका कॉम्पनसेशन या पैसा उनको दिया जाता है। अगर पैसा काम नहीं दे पा रहे तो गवर्नमेंट फेल्स इट्स ड्यूटी टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, इट गिव्स अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। मतलब पैसा दिया जा रहा है आपको अगर काम नहीं मिल रहा है तो, ठीक है। तो ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए काम कर रहा है। उसके बाद अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी हम देखेंगे, ठीक है, हमने देखा था ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है। अभी ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब ये फोटो से पता चल रहा है आपको कि ऑर्गेनाइज कैसा ऑर्गेनाइज दिख रहा है, ये अनऑर्गेनाइज कैसे अनऑर्गेनाइज दिख रहा है। ऑर्गेनाइज में स्ट्रक्चर एम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है, अच्छी वर्किंग कंडीशन होती है। ये गवर्नमेंट खुद क्या करता है, उसमें इंटरफेयर भी करता है, उसके लॉज भी बनाता है। गवर्नमेंट को ये लोग टैक्स भी प्रोवाइड करते हैं। पर अगर हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करेंगे तो इनका काम बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है। ये गवर्नमेंट को टैक्स भी नहीं पे करते या गवर्नमेंट इनके लिए कुछ लॉज भी नहीं बनाता या इनको लॉज एप्लीकेबल नहीं होते। जैसे कि वेजेस एक्ट है, ठीक है, फिर उसके बाद जो प्रोविडेंट फंड एक्ट है, रिटायरमेंट पेंशन वगैरह मिलता है, तो ये लोगों को मिलता है, वो लोगों को नहीं मिलता। तो हम पूरा ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज जो है वो पूरा इन डिटेल समझते हैं, राइट। तो यहाँ पे पहला क्या दिया जा रहा है, एग्जाम्पल दिया जा रहा है कांता का, ठीक है। कांता जो है फोटो में देखो, कांता एक ऑफिस में जॉब कर रही है, उसको सैलरी रेगुलरली मिलती है और मंथ खत्म होते ही उसको 1 तारीख को सैलरी मिल जाती है। कुछ पैसा प्रोविडेंट फंड में उसका जमा हो जाता है। पीएफ की अगर हम बात करेंगे तो पीएफ मतलब क्या होता है कि कुछ सर्टन अमाउंट आपकी सैलरी में से निकाला जाता है और गवर्नमेंट भी उसमें कुछ पैसा ऐड करती है और कुछ सालों बाद मतलब आपकी रिटायरमेंट के टाइम को आपको पीएफ मिलता है। मतलब आप जब रिटायर हो जाओ, आपके पास कोई काम नहीं रहे, आप बूढ़े हो जाओ, तो ये पैसा आपको फ्यूचर में काम में आता है, इसको पीएफ बोला जाता है। तो इसका पीएफ भी इसको मिल रहा है। उसके बाद मेडिकल एंड अदर अलाउंसेस, मतलब वो कभी बीमार पड़ रही है तो उसके लिए भी पैसा ऑफिस दे रहा है। संडेज को वो छुट्टी ले रही है और संडे की जो छुट्टी उसको मिल रही है उसकी सैलरी भी उसको मिल रही है, मतलब इट इज अ पेड लीव, ठीक है। जब उसने जॉब ज्वाइन किया उसको अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल रहा है, मतलब पूरा उसका काम ऑर्गेनाइज्ड है, राइट। कांता का जो काम है ये पूरा क्या है, ऑर्गेनाइज्ड है। अगर हम बात करेंगे कमल की, एक दूसरा पर्सन है कमल, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का अच्छा एग्जांपल है। कमल जो एक डेली वेज लेबरर है, दिन के बेसिस पे काम करता है, जितना पैसा उसको मिलता है। ये ग्रोसरी शॉप में काम करता है, तो ग्रोसरी शॉप में वो सुबह 7:30 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक काम करता है, ठीक है। बहुत ऑफिशियल आज नहीं, ये ज्यादा टाइम काम करना हो गया। उसके बाद उसको कोई अलाउंस नहीं मिलता, उसकी सैलरी उसको बस मिलती है। सैलरी छोड़ के उसको ना मेडिकल अलाउंस ना कोई कुछ नहीं। वो बीमार पड़ा तो भी उसको उसके सैलरी से ही पैसा खर्चा करना है। नॉट पेड फॉर द डेज ही डज नॉट वर्क, मतलब जब भी वो छुट्टी ले रहा है, संडे को भी अगर वो छुट्टी ले रहा है तो उसका पैसा उसको नहीं मिलेगा और कोई भी पेड लीव या पेड हॉलीडे उसको नहीं मिल रहा है।
और इसको कभी भी जॉब में से निकाला जा सकता है। तो ये क्या हो गया एग्जाम्पल, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का एग्जाम्पल ये हो गया। अभी नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में तुम्हारी सैलरी फिक्स है, वर्किंग आवर्स तुम्हारे फिक्स है, मतलब तुमको 9 to 6 अगर जॉब दिया है तो 96 ही काम करना पड़ेगा। उससे ज्यादा अगर तुम काम करोगे तो तुमको ओवर टाइम मिलता है, जिसको ओटी बोला जाता है, ज्यादा पैसा मिलेगा। उसके बाद तुमको ओवर टाइम के लिए पैसा मिलने के बाद तुमको अगर तुम छुट्टी ले रहे हो उसके लिए भी सैलरी मिलेगी, हॉलीडेज के लिए भी तुमको पे किया जाएगा, तुमको प्रोविडेंट फंड मिलेगा, मेडिकल बेनिफिट्स मिलेंगे। तुम ऑफिस में अगर काम कर रहे हो तो वहां पे अच्छा ड्रिंकिंग वाटर, वॉशरूम्स, ठीक है, एक सेफ एनवायरमेंट और पेंशन भी तुमको मिलेगा। तो ये सारे बेनिफिट्स किसके हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर के बेनिफिट्स हैं, ठीक है। अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर देखो तो उसमें कोई बेनिफिट्स एज सच नहीं मिलते। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, जब काम कम होता है, ठीक है, सीजन टू सीजन बेसिस पे अगर काम कम हो रहा है तो उसको एम्प्लॉयर भगा देता है कि अभी काम नहीं है, घर पे चले जाओ। और जब काम होता है उसको वापस बुलाया जाता है, उसको पेमेंट भी बहुत कम होता है, ये पेमेंट रेगुलर भी नहीं होता, ठीक है, कभी पेमेंट किया जाता है कभी नहीं किया जाता है, पेमेंट में डिले हो जाता है, 1 तारीख को उसकी सैलरी नहीं आ रही है, उसको कोई ओवर टाइम भी नहीं पे किया जा रहा है, ठीक है। और जो छुट्टी है, छुट्टी के लिए उसको कोई पे नहीं किया जा रहा है, और कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है जिसके हिसाब से ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर चले, और गवर्नमेंट का भी इंटरफेरेंस नहीं होता इसमें, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये डिफरेंस है ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज का, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, राइट। ये डिफरेंस एग्जाम में आया तो लिख सकते हो, राइट। अभी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब ऐसा आदमी जो सेल्फ एम्प्लॉयड है। फॉर एग्जांपल जो डॉक्टर्स होते हैं वो किसी हॉस्पिटल में नहीं काम करते, वो अपना खुद का क्लिनिक चलाते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड बोलेंगे। तो सेल्फ एम्प्लॉयड भी जो होता है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में ही आते हैं, उनको गवर्नमेंट के पास रजिस्टर होना पड़ता है और उनको गवर्नमेंट के सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, ये होता है सेल्फ एम्प्लॉयड। अभी हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अभी आप अगर गवर्नमेंट हो और आपको अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जितने भी लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करना है तो क्या आप कर सकते हो, राइट। तो पहला पॉइंट क्या दिया है, लीगल प्रोटेक्शन उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा। जो राइट्स है, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर को जो भी राइट्स मिल रहे हैं या उनके लिए जो भी लॉज बनाए गए, जैसे कि वेजेस एक्ट हो गया, प्रोविडेंट फंड एक्ट हो गया, पेंशन एक्ट हो गया, तो ये भी एक्ट उनको मिलना चाहिए। उसके बाद सोशल सिक्योरिटी उनको मिलनी चाहिए। सोशल सिक्योरिटी मतलब उनका पीएफ उनको मिलना चाहिए, या रिटायरमेंट बेनिफिट, जब वो रिटायर हो जाए तो रिटायरमेंट बेनिफिट उनको मिले। स्किल डेवलपमेंट उनका हो, मतलब जो काम उनको आज आ रहा है वो धीरे धीरे और ज्यादा स्किल्स भी डेवलप करे, क्योंकि जितने ज्यादा स्किल डेवलप होंगे उतना ज्यादा उनको काम मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर उनको इंटरनेट के बारे में पता है, उनको कंप्यूटर ऑपरेट करते आ रहा है, उनको टेक्नोलॉजी के साथ कैसे कॉपरेट करना वो पता है, तो उनको अपॉर्चुनिटीज और बढ़ जाएंगे। उसके बाद यूनियनाइजेशन ऑफ एंड रिप्रेजेंटेशन, मतलब यूनियनाइजेशन मतलब क्या, जितने भी वर्कर्स है वो अपना खुद का यूनियन बना सकते हैं। यूनियन मतलब एक बड़ा सा ग्रुप बनाएंगे तो बड़े से ग्रुप को कंट्रोल किया जा सकता है, उनके लिए रूल्स रेगुलेशंस अप्लाई किए जा सकते हैं। इसलिए आप लोग देखो रिक्शा यूनियन होता है, रेलवे यूनियन होता है, वर्कर्स यूनियन होता है। तो यूनियन बना के क्या किया जा सकता है, ये लोगों को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जा सकती है, उनको प्रोटेक्शन दिया जा सकता है, राइट। अभी अगर नेक्स्ट बात करेंगे ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में क्या क्या चैलेंजेस है। आपको लग रहा होगा कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में सब अच्छा चल रहा है, ऑफिस 9 to 5 चल रहा है, सैलरी रेगुलर मिल रही है, उसके बाद संडे को भी छुट्टी, उसका पैसा आपको मिल रहा है, ठीक है। अभी तो वीकेंड सैटरडे संडे भी छुट्टी मिलती है बहुत सारे लोगों को। तो यहाँ पे ये सच्चाई नहीं है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी बहुत सारे चैलेंजेस है, जैसे कि आप अगर देखोगे तो वहां पे एक्सप्लॉइट किया जाता है, ऑफिस में हरासमेंट की जाती है, वर्कलोड बहुत दिया जाता है, कम टाइम में ज्यादा काम करने के लिए मजबूर किया जाता है लोगों को। नॉट पेड फेयर वेजेस, मतलब जितना काम उनको दिया जा रहा है उसके हिसाब से पैसा कम है, ठीक है। भले ही उनको थोड़ा बहुत पैसा मिल रहा है पर काम उससे ज्यादा दिया जा रहा है। हैव मीगर सैलरी, सैलरी बहुत कम है। इरेगुलर अर्निंग है, ठीक है, कभी कभी जो सैलरी वो होल्ड की जाती है। जॉब्स नॉट सिक्योर्ड है, मतलब अगर उन्होंने काम, उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो उनको भी निकाला जाता है। एंड अदर बेनिफिट्स उनको नहीं मिल रहा है, जो बेनिफिट्स बाकी एम्प्लॉयज को मिलते हैं। ओके, जॉब लॉसेस एंड द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अभी जॉब लॉसेस की अगर हम बात करेंगे कि जो वर्कर्स है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, ये सेक्टर्स के बारे में हमने पढ़ लिया था। फिर ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज में देखा था कि लोग जो है वो ऑर्गेनाइज में से अनऑर्गेनाइज में शिफ्ट हो रहे हैं। पीपल आर शिफ्टिंग फ्रॉम ऑर्गेनाइज्ड टू अनऑर्गेनाइज्ड। क्यों शिफ्ट हो रहे हैं लोग? क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड में इतने जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, या ऑर्गेनाइज में से उनको जॉब में से निकाला जा रहा है, तो इसलिए उनको जबरदस्ती
अनऑर्गेनाइज में काम करना पड़ रहा है। ऑर्गेनाइज में इतने जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, इसलिए वो अनऑर्गेनाइज में कम पैसे में काम चलाने के लिए तैयार है। अभी गवर्नमेंट को भी टैक्स पे करने वाले ऑर्गेनाइज होते हैं, अनऑर्गेनाइज वाले गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करते, इसलिए गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस अनऑर्गेनाइज को नहीं लगते। तो ये जो एम्प्लॉयमेंट ट्रांजिशन है ये दोनों में देखा जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे जो रूरल लेवल पे जो वल्नरेबल ग्रुप है वो कौन सा वल्नरेबल ग्रुप है, मतलब जिनको वल्नरेबल मतलब वीक होता है बेसिकली। वल्नरेबल मतलब क्या, वीक। तो पहले लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर, ये वल्नरेबल है, ठीक है, ये वीक है, ये इनको कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। उसके बाद स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ऐसे फार्मर्स जिनके पास छोटी मोटी जमीन है या उनके पास जमीन नहीं है। उसके बाद जो शेयर क्रॉपर्स है, कारपेंटर्स एंड गोल्डस्मिथ जैसे लोग हैं, ठीक है, कारपेंटर और गोल्डस्मिथ जिससे उनको सीजनल काम मिलता है, कभी काम मिलता नहीं है, ठीक है, तो नेटवर्क के हिसाब से या जितनी उनकी पहचान है उसके हिसाब से उनको काम मिलता है। और सपोर्ट मेजर्स उनको क्या किए जा सकते हैं कि ये जो लोग हैं इनको सपोर्ट कैसे किया जा सकता है, इनको गवर्नमेंट इनपुट्स प्रोवाइड कर सकती है, स्टोरेज फैसिलिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है, थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट ये लोगों को किया जा सकता है बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, तभी ये प्रोटेक्ट हो सकते हैं। अभी किसको प्रोटेक्शन की जरूरत है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, कैजुअल वर्कर्स जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स जो रास्ते पे अपना थैला लगाते हैं, राइट, इंडस्ट्री में जो वर्कर्स होते हैं, और जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं। कैजुअल वर्कर्स मतलब बेसिकली क्या होता है कि डे टू डे बेसिस पे ये लोगों को हायर किया जाता है। अगर मेरे को आज काम है, वर्कर 2 लोग चाहिए काम करने के लिए, मेरे को घर का शिफ्टिंग करना है, तो ये 2 लोगों को हम कैजुअल वर्कर बोलेंगे। एक दिन के लिए वो काम करेंगे, मेरा घर का तभी सामान शिफ्ट करके देंगे, मैं उनको पैसा दूंगा, तो दूसरे दिन वो कहीं और जाके काम ढूंढेंगे, इसको हम कैजुअल वर्कर बोलते हैं, ठीक है। अभी ये काम में या इकोनॉमिक एक्टिविटी में सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत ज्यादा होता है कास्ट के बेसिस पे। बहुत सारे लोग अपने ही कास्ट को काम पे रखने के लिए ज्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है, क्योंकि कल्चर एक हो जाता है, बैकग्राउंड एक हो जाता है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन बैकवर्ड कास्ट के लोगों को फेस करना पड़ता है। उसके बाद उनको अगर जॉब पे रख भी दिया तो उनके साथ हरासमेंट वगैरह किया जाता है, उनको जॉब छोड़ने पर मजबूर किया जाता है, इतने बेनिफिट्स उनको नहीं मिलते या प्रमोशन नहीं मिलता, ये डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ किया जाता है, तो इनको भी प्रोटेक्शन देने की जरूरत है। अभी नेक्स्ट इसकी बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। अभी प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर में इंडस्ट्री है बेसिकली। पब्लिक सेक्टर मतलब क्या, पब्लिक सेक्टर मतलब ऐसी फैक्ट्री जिसमें 51% शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, इसको हम क्या बोलेंगे, पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर में आप लोग देख सकते हो कि ऐसे कंपनीज है जो गवर्नमेंट चलाती है बेसिकली, तो इसमें गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द असेट्स। ये जो कंपनी होती है वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती। ये जो कंपनी है, इसके एग्जांपल रेलवे, पोस्ट ऑफिस हो सकता है। ये अपना पैसा टैक्सेस के जरिए, कैपिटल अपना टैक्सेस के जरिए लाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो टैक्स कलेक्ट करती है और ये कंपनीज की शुरुआत करती है, जैसे कि इंडियन ऑयल है, LIC है, ठीक है। ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज नहीं है, वो पैसा नहीं कमाते, पर वो लोगों के वेलफेयर के लिए बने हुए हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, पब्लिक सेक्टर कंपनी। अभी प्राइवेट सेक्टर कंपनी मतलब जो प्राइवेट इंडिविजुअल चला रहे हैं, जैसे कि टाटा है, रिलायंस है, अडानी है, ये इनके प्राइवेट लोग की अपनी कंपनीज है और ये बस प्रॉफिट के लिए ही काम करते हैं। उनको अगर पैसा मिल रहा है तो ही वो पैसा वहां पे इन्वेस्ट करते हैं, नहीं तो पैसा वेस्ट नहीं करते। बात समझ में आ रही है। तो इसमें टाटा का एग्जांपल ले लिया, रिलायंस का एग्जांपल ले लिया और अडानी इंडस्ट्रीज का भी एग्जांपल ले लिया। अभी ये बैकग्राउंड में गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट की अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के लिए क्या काम कर रही है, उसमें जो गवर्नमेंट का रोल होता है ये सबसे बड़ा है। अभी कुछ फैक्ट्रीज ऐसे होते हैं जो प्राइवेट सेक्टर सेटअप नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे उसके रीजन हो सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर को उतना पैसा प्रॉफिट उसमें से नहीं मिल रहा, इसलिए वो पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहा, या बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है कि प्राइवेट सेक्टर के पास इतना पैसा नहीं कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट खुद वो इंडस्ट्री शुरू करती है, ठीक है। और जो प्राइवेट सेक्टर है वो ऐसे ही सेक्टर्स में पैसा लगाएगा जहां पे उसको प्रॉफिट होगा। तो अगर सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग में अगर बिजनेसमैन को प्रॉफिट हो रहा है तो ही वो सॉल्ट मैन्युफैक्चर करेंगे, अगर उनको उसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा तो सॉल्ट मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे। भले उनको पता है कि सॉल्ट जो है वो सोसाइटी में सबसे इंपॉर्टेंट है या सॉल्ट हर घर में लगता है, तो वो ये नहीं सोचेंगे, पर वो अपने प्रॉफिट के बारे में ज्यादा सोचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो होती है वो रेस्क्यू के लिए आती है, गवर्नमेंट अपने हिसाब से इंडस्ट्रीज बनाती है, ठीक है। और यहाँ पे अगर इंडस्ट्रीज ने, प्राइवेट इंडस्ट्रीज ने वो इंडस्ट्री चालू भी कर दी तो उसके लिए ज्यादा चार्ज करेंगे जो कॉमन पब्लिक अफोर्ड नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट का रोल इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद जो गवर्नमेंट है ये इंडस्ट्रीज को एनकरेज भी करती है कि आप
इंडस्ट्री शुरू करो, छोटे गांव में, बाहर के गांव में जहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जरूरत है वहां पे जाके फैक्ट्री सेटअप करो, वो गांव के लोगों को वहां पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। गवर्नमेंट फ्री इलेक्ट्रिसिटी उनको प्रोवाइड करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोवाइड करके देती है, रोड अच्छा बना के देती है, बैंकिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करके देती है, और यहाँ पे ब्रिजेस, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब इंडस्ट्रीज को देती है, जिससे कि जो इंडस्ट्रीज है ये क्या करते हैं, अपना मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और यही इंडस्ट्रीज जॉब जनरेशन का भी काम करते हैं। गवर्नमेंट को जॉब जनरेट करने की जरूरत नहीं है, उसको बस बिजनेसेस बनाने की जरूरत है। बिजनेसेस अपने आप लोगों को जॉब्स देते हैं। अभी गवर्नमेंट जो है उसका ह्यूमन डेवलपमेंट का भी सबसे बड़ा काम होता है कि वहां ड्रिंकिंग वाटर अगर सिटी में है तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो, हाउसिंग फैसिलिटीज सब लोगों को मिले, और एक अच्छा न्यूट्रिशियस फूड सबको मिला जाए। और गवर्नमेंट टारगेट करती है जो सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं या पुअरेस्ट ऑफ द रीजन है, उनको ज्यादा टारगेट किया जाता है क्योंकि उनको ज्यादा जरूरत है गवर्नमेंट की। पर फिर भी क्या देखा जा रहा है कि ओडिशा में जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है वो 40 है। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट मतलब क्या, ऐसे बच्चे जो 0 से 1 साल तक उनका जन्म होता है, वो 1 साल के विद इन ही उनकी डेथ हो जाती है, उसको इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट बोला। तो ओडिशा में 40 बच्चे ऐसे मरते हैं, मध्य प्रदेश में 48 है। मतलब इसके ऊपर और काम करना जरूरी है गवर्नमेंट को। ठीक है, that's all for today's lecture. If you people have any doubts, queries, you can connect me on Instagram. I'm on YouTube as well. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।